Hello and welcome to Dynamic IAS. Today we will discuss about minimum support price, that is MSP. The mode of discussion would be both हिंदी as well as इंग्लिश। तो आइए स्टार्ट करते हैं MSP के साथ। देखिए, आजकल फार्म बिल्स का मुद्दा काफ़ी चर्चा में है। ये जो टर्म है MSP वो बार बार आती है, तो हम अभी समझेंगे व्हाट इज MSP एंड हाउ it is important for farmers. So let us start with MSP. First of all, what is the definition of MSP? MSP is the minimum price at which government agencies procure farm produce from the farmers. तो गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर एग्जांपल कौन सी, जैसे कि FCI, ये जो एजेंसीज हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, CCI, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिस प्राइस पे, मिनिमम प्राइस पे फार्मर्स से जो उनका प्रोड्यूस खरीदती हैं, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इट इज अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। What do you mean by intervention? Intervention means सारी की सारी चीजें मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ी हुई हैं। अब मुद्दा ये आता है कि why this intervention is needed? जरूरत क्या है इंटरवेंशन की? तो इंटरवेंशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखा जाए तो फार्मर्स को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं कैसे नुकसान हो सकता है। देखिए, इकॉनमी के अंदर एक बेसिक जो है लॉ होता है जिसके ऊपर पूरी इकॉनमी काम करती है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। जब हार्वेस्टिंग होगी, एकदम से सडन हार्वेस्टिंग होगी, और हार्वेस्टिंग होने के बाद फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को कहाँ पे लेके आएंगे? मार्केट के अंदर लेके आएंगे। मार्केट के अंदर लेके आएंगे तो मतलब सप्लाई एकदम बहुत ज़्यादा हो जाएगी मार्केट के अंदर। और जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल ये कहता है, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस प्राइसेस कम डाउन। अब किसानों ने, बेचारों ने इतनी मेहनत की है और उनको ये मार्केट के फंडे समझ नहीं आते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इंटरवेंशन किया कि भाई मार्केट जो कहे कहने दो, सप्लाई बढ़ने पर अगर जो प्राइसेस अगर डाउन आते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि भाई इतने प्राइस पे तो आपका जो प्रोड्यूस है, हार्वेस्ट करके लेके आए हो, वो तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ MSP एंड इंटरवेंशन। MSP was introduced in 1966-67 for the first time and for the crop of wheat. वीट के लिए इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। आज के टाइम पे लगभग 23 क्रॉप्स के ऊपर MSP दिया जाता है। अब ये कैसे डिसाइड हो कि किस फसल को कितना मिनिमम MSP हमें देना होगा? तो ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है CACP। व्हाट इज CACP? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। सो ये कमीशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय अ स्टैट्यूटरी बॉडी? Statutory body is the body which is created by an act of parliament. The final approval of MSP is given by Cabinet Committee on Economic Affairs, which is headed by Prime Minister. मतलब देखो, सबसे पहले कमीशन बैठेगा CACP, ठीक है। CACP बताएगा कि भी किसी जो क्रॉप है उसका मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए। फिर वो किसको रेकमेंड करता है? ये चीज देखना, फाइनल नहीं होता। वो क्या करता है? रेकमेंड करेगा किसको? CCEA, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। उसको कौन हेड करता है? उसको हेड करता है
पीएम। तो वो रिकमेंडेशन को माने ना माने, ये एट द एंड बात कहाँ आ जाती है कि पीएम डिसाइड करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी कि एमएसपी किस फसल का क्या होगा। नेक्स्ट थिंग इज हाउ इज एमएसपी फाइनलाइज्ड, उसको फाइनलाइज कैसे किया जाता है, किस बेसिस पे। तो जब हम अब रीसेंट ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं तो 2006 के अंदर एक कमीशन बैठा था जिसको हेड किया था फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एमएस स्वामीनाथन ने। और एमएस स्वामीनाथन ने क्या कहा था कि जो फार्मर को मिनिमम एमएसपी कितना देना चाहिए, दैट शुड बी 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मान के चलो अगर इनपुट कॉस्ट आई 100 रुपए तो कम से कम 150 उसको मिनिमम प्राइस देना ही देना होगा। सो एमएसपी किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक फॉर्मूला भी दिया था एमएस स्वामीनाथन ने। उस फॉर्मूले के बेसिस पे आज सीएसीपी उसका इस्तेमाल करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड। अब देखो, अभी हमने देखा पहली वाली स्लाइड में कि एमएसपी कैसे डिसाइड की जाती है। एमएसपी डिसाइड की जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, इसके ऊपर डिसाइड की जाती है। अब ये कॉस्ट किस बेसिस पे डिसाइड हो, कौन से फैक्टर्स हों जो कि कॉस्ट में इंक्लूड किए जाएं, वो ये फॉर्मूला बता रहा है। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मूले में क्या है। फर्स्ट वन इज A2। तो A2 क्या कहता है, इट इज द एक्चुअल कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर्स ऑन सीड, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। जैसे कि मान के चलो कोई भी किसान है, वो 100 रुपए का बीज लेके आया, उसके बाद उसने अपना ट्यूबवेल से डीजल जलाया 1000 रुपए का, जब तक क्रॉप साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती है। उसके बाद उसने कुछ फर्टिलाइजर्स यूज किए, तो जो इनपुट कॉस्ट आती है सारी की सारी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज A2। ओके, सो A2 इज दिस। उसके बाद है A2 प्लस FL। अब ये क्या है, A2 प्लस FL का मतलब है कि इनपुट कॉस्ट जो आई है जो खेती करते टाइम किसान की, वो प्लस लेबर। इसको थोड़ा सा समझते हैं। खेत के अंदर गेहूं बोया गया, गेहूं के अंदर जो इनपुट कॉस्ट आती है बीज की, फर्टिलाइजर्स की, वो आती है 5000 रुपये मान के चलो हमने। फिर उसके बाद गेहूं की जब बिजाई हो जाती है, उसके बाद उसके अंदर जो खरपतवार उगी, उसको उसके घर वालों ने खरपतवार को उखाड़ के फेंका। उसके बाद फिर क्या होता, हार्वेस्टिंग के टाइम पे उसकी कटाई की गई, और वो सारी की सारी चीजें वो किसने, किसान की फैमिली ने। अब एक दिन की मजदूरी किसी भी मतलब लेबर की, अगर वो मान के चलें कि भाई 200 रुपए है, और उसके फैमिली वालों ने उस खेत के अंदर अगर 20 दिन भी काम किया, तो कितना हो गया टोटल, 4000 रुपए। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 5 + 4 9000 रुपीज। ओके, इस A2 के हिसाब से कितनी कॉस्ट है, सिर्फ 5000 रुपीज। A2 प्लस FL के हिसाब से कितनी है, 9000 रुपीज। नेक्स्ट है C2। okay, so what is inside C2? C2 is equal to A2 plus FL plus this cost। ये क्या कोस्ट है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। कोस्ट इम्प्यूटेड ऑन रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन द लैंड। देखो, मान के चलो आपका प्लॉट है, उस पे कुछ रेंट आता होगा, तो वो तो हमने इंक्लूड किया ही नहीं इसके अंदर। अब इसको समझना क्यों जरूरी है, कुछ किसान जमीन जो है उनकी घर की नहीं होती है, वो ठेके पर लेते हैं, लीज पे लेते हैं, तो उनको तो बेचारों को ये कॉस्ट भी तो देनी पड़ रही है ना। ये कॉस्ट जो ठेके की, जो लीज की जो कॉस्ट है, वो भी पे करनी पड़ रही है उनको। तो वो क्या आ जाएगा, वो
इसी के ऊपर, या मान के चलो कुछ ऐसा इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आए, तो C2 के अंदर A2 प्लस FL प्लस जो ये रेंट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये तो जो फॉर्मूला था दैट वाज गिवन बाय एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन उन्होंने दिया था। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत सरकार किस बेसिस पे देती है, क्या वो एमएस स्वामीनाथन का C2 फॉर्मूले पे देती है, A2 प्लस FL पे देती है, A2 पर देती है। तो एट प्रेजेंट CACP जो यूज करता है वो कुछ फसलों में A2 फॉर्मूला यूज करता है और कुछ में A2 प्लस FL फॉर्मूला यूज करता है टू कैलकुलेट MSP। बट अकॉर्डिंग टू द जो कमेटी जो है MS स्वामीनाथन कमेटी है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट MSP कौन सा होगा, C2 प्लस 50% ऑफ C2। अगर C2 के हिसाब से 100 रुपए कॉस्ट आ रही है तो प्लस 50 और एक्स्ट्रा देके 150। इंडिया में अभी तक किसी भी क्रॉप के ऊपर C2 फॉर्मूले पे MSP नहीं दी जा रही है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ द MSP इज डिसाइडेड। नेक्स्ट इज व्हाई MSP शुड बी लीगलाइज्ड। अब देखो एट प्रेजेंट जो MSP मिल रही है उसके पीछे कोई कानून नहीं है, कानून नहीं है उसके पीछे कि भी सरकार बाध्य नहीं है कि वो किसानों को मतलब MSP दे ही दे। वो क्या है, एक जो है सरकार ने एक मेजर तैयार कर रखा है अपने लेवल पे, वो डिसाइड करती है कि भाई इन क्रॉप्स को हम MSP देंगे, इस बेसिस पे देंगे, लेकिन वो कानूनी तौर पे बाध्य नहीं है। तो बहुत सारे किसान ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डिमांड कर रही हैं कि पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास किया जाए और वो कानून सरकार को बाध्य करे कि आपको हमारी क्रॉप्स वो खरीदनी होंगी, आपको हमारी क्रॉप्स जो है खरीदनी होंगी, उस चीज की डिमांड हो रही है। तो क्या ये चीज होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? तो जो सपोर्ट करते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। अश्योर्ड एंड इंक्रीज्ड इनकम, कि फार्मर्स के लिए मिनिमम इनकम अश्योर हो जाएगी कि हाँ अब भाई हमने इतनी बिजाई की है, इतने एकड़ में इतनी फसल हो जाती है, तो लगभग हमारी इनकम इतनी आई जाएगी क्योंकि सरकार ने मिनिमम इतनी तो हमें गारंटी दे ही रखी है। ठीक है, अगर MSP गारंटीड है तो लोगों का माइग्रेशन नहीं होगा एग्रीकल्चर सेक्टर से। आप देख रहे होगे आज के टाइम पे बहुत बड़ा सेक्शन जो है इंडिया के अंदर वो एग्रीकल्चर से माइग्रेट कर रहा है। दे आर मूविंग अवे फ्रॉम दी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड अडॉप्टिंग अदर प्रैक्टिसेस, इवन सम मैनुअल लेबर्स। अगर वो लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर डटे रहते हैं तो फूड सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं रहेगा। इंडिया में दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और ये छोटा मुद्दा नहीं है। जब हम हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो हम बहुत पीछे हैं आज भी। तो फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और स्पेसिफिकली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत सरकार को ये कंपल्सन है कि उसको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी ही करवानी है। तो उसके तहत जो भी फूड ग्रेन्स सरकार खरीदेगी वो कहाँ से आएगा अगर एग्रीकल्चर प्रॉपरली नहीं होगी तो। ओके, सो फूड सिक्योरिटी में काफ़ी मदद करेगा अगर MSP को लीगलाइज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मिनिमम मार्केट फ्लक्चुएशंस। अगर मार्केट फ्लक्चुएशंस कम होंगे फार्मर्स तो उनके अंदर जो इनसिक्योरिटी है उस डील किया जा सकता है। उसके बाद है गुड फॉर इकोनॉमी। ये कैसे, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, एंड स्पेसिफिकली रूरल इकोनॉमी। देखो ये किस बेसिस पे काम करता है हमारा जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। अगर पैसा आता है तो डिमांड क्रिएट होती है। ठीक है, डिमांड क्रिएट होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, इकोनॉमी इंप्रूव होगी, इकोनॉमी इंप्रूव होगी, टैक्सेशन आएगा, टैक्सेशन, इट्स अ गुड साइकिल।
अच्छा साइकिल बन जाएगा फिर ये ऐसे के ऐसे, ठीक है। तो पैसा इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, और अगर रूरल इकोनॉमी के अंदर पैसा जाता है तो वो काफी हद तक रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। एक किसान के पास पैसा है, उसने ट्रैक्टर खरीदा, फ्रिज खरीदा, ठीक है, मोटरसाइकिल खरीदी, ठीक है, उस वो किसके पास जाएगा, वो शॉपकीपर के पास जाएगा, फर्दर वो होगा और जॉब्स क्रिएट है, तो इट्स अ गुड साइकिल अगर वो जाता है तो। एंड indirectly we are pumping that money inside the rural economy, so it is good for overall economy. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर अभी देखो एमएसपी सिर्फ और सिर्फ 23 क्रॉप्स पे दिया जाता है, अगर बहुत और सारी की सारी क्रॉप्स पे, अगर और ज्यादा क्रॉप्स पे दिया जाए तो क्या होगा। अब जैसे कि मान के चलो और दूसरी क्रॉप्स पे दिया तो किसान जो है वो इस बेसिस पे अपना जो है फसल नहीं उगाएगा कि किस का एमएसपी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा कि भी एमएसपी सबका ही है तो क्यों ना वो फसल उगाऊं जो एनवायरमेंटली सूटेबल है मेरे लिए। भाई किसी को पानी, किसी के खेत में पानी नहीं लग रहा तो उसने बाजरा उगा दिया, किसी के खेत में पानी ज़्यादा लग रहा है तो उसने चावल उगा दिया। तो क्या होगा, इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, एक तो एनवायरनमेंट के लिए, दूसरा फूड एंड न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी। अब देखो मान के चलो चावल गेहूं यही उगाते रहे हैं तो न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है। कैसे, अगर दालें नहीं होंगी तो प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, हंगर इंडेक्स में हम डाउन जाएंगे, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी बॉडी के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स। देखो जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं ना तो सबसे पहले बात आती है पंजाब और हरियाणा की, और यहाँ पे जो फसलें उगाई जाती हैं दैट इज मेनली राइस। बोथ पंजाब एंड हरियाणा आर नॉट सूटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन, बट हो क्या रहा है जिसकी वजह से वो उगा रहे हैं, उनको पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं, ग्राउंड से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिप्लेशन, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स। तो अगर एमएसपी को लीगलाइज किया जाता है और बहुत सारी क्रॉप्स को, अलग अलग क्रॉप्स को अगर एमएसपी मिलता है, इन दैट केस द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स वुड बी मिनिमल। नेक्स्ट थिंग इज व्हाई एमएसपी शुड नॉट बी लीगलाइज्ड। तो उसके भी अलग अलग रीजंस हैं, वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमएसपी अलोन इज नॉट अनफ, यील्ड पर हेक्टेयर नीड्स टू बी इंक्रीज। देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अकेले एमएसपी से कुछ नहीं होगा। इंडिया के अंदर जब हम देखते हैं पर हेक्टेयर जो यील्ड है दैट इज मिनिमम, ठीक है, कम, बहुत ही नीचे लेवल पे है। तो हमें सिर्फ एमएसपी पे ध्यान नहीं देना है, हमें फोकस करना चाहिए यील्ड पर हेक्टेयर को बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए रादर देन एमएसपी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेक्स्ट वन, फिस्कल बर्डन। इट मीन्स इतना पैसा कहाँ से आएगा, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अब देखो मान के चलो अगर हम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को सिर्फ मार्केट के ऊपर छोड़ दें, तो मार्केट दो फोर्सेस पे काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई। अब मार्केट के ऊपर छोड़ेंगे तो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो मार्केट डिसाइड करता है, किस बेसिस पे, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। तो फॉर एग्जांपल गेहूं के डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे जो प्राइस बैठता है, कि इक्विलिब्रियम बैठता है, वो बैठता है 10 रुपए किलो, बट सरकार मिनिमम एमएसपी दे रखा है 15 रुपए किलो, 5 रुपए पर किलो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है सरकार को। तो वो सरकार कहाँ से देगी, अपनी जेब से देगी, जेब से देगी तो सरकार के ऊपर फिस्कल बर्डन आएगा। अगर सरकार इसको मार्केट में बेचने चलती है तो सरकार को 10 रुपए किलो ही भाव मिलेगा, 5 रुपए नहीं मिले, 15 रुपए नहीं मिलेगा उसको।
Okay, so this is one of the key reasons that MSP should not be legalized. It will increase the fiscal burden on the गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इश्यूज इन डब्ल्यूटीओ। ये क्या मुद्दा है भाई? ये है एओए, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अंडर डब्ल्यूटीओ। ठीक है, ये क्या कहता है कि किसी भी सरकार को ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज नहीं देनी है। ट्रेड डिस्टॉर्टिंग कौन सी होंगी? विच आर नॉट बेस्ड ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी। तो सरकार के ऊपर कुछ ना डब्ल्यूटीओ ने कंडीशंस लगाई हुई हैं कि आप इतनी सब्सिडीज दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, दोगे तो ये पेनल्टी हो सकती है। सो दीज आर द इश्यूज इन डब्ल्यूटीओ। उसको हम अलग से जो टॉपिक है डब्ल्यूटीओ उसके अंदर डिस्कस करेंगे बड़े डिटेल से एओए को। नेक्स्ट इज इट इज अगेंस्ट द बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। विच आर बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स? डिमांड एंड सप्लाई इसके अगेंस्ट हैं। और क्या है? ट्रेड जो है वो उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। गवर्नमेंट डज नॉट हैव दैट मच मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार के पास इतनी मशीनरी नहीं है भाई। इतना गेहूं और जो है चावल हम स्टोर करते हैं, अगर सारी फसलों पे हमने एमएसपी दे दिया तो हमारे पास ना वेयर हाउस हैं, ना इतनी सरकार के पास एम्प्लॉयज हैं, ना ही उनको मतलब ले जाने लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस वजह से भी एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एमएसपी, हाउ एमएसपी इज डिसाइडेड, हु डिसाइड्स एमएसपी, what is the formula, who gave the formula, and why MSP should be legalized, why MSP should not be legalized. So this was all about MSP. Thank you.